सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रल, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक टेस्ट पेपर बनाया था एंड उस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने वाले हैं। ये वो टेस्ट पेपर है और इस टेस्ट पेपर के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को दिख जाएगा स्क्रीन में, मैं स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, ऐसे दिख रहा होगा। राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग बाय इंस्पेक्शन मेथड। सो हमें एंटी डेरिवेटिव निकालने और इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करने इसको। सो इंटीग्रल्स में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट का, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास a इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 4 e टू द पावर 3x dx। सो यहाँ पर मेथड लिखा गया है कि बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड में हमें देखते हैं कि ये जो टर्म है किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब इसका ये देखना है कि ये किस टर्म का डेरिवेटिव है, किस टर्म को डिफरेंशिएट करके ये कुछ टर्म मिलने वाली हमें यहाँ पर। तो हमें उल्टा चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन का उल्टा। दैट्स मीन हमें ये फाइंड करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो लेट्स ट्राई करते हैं। साइन जो डेरिवेटिव होता है कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो इसका मतलब एक cos 2x का कोई टर्म रहा होगा एंड देन उसको डिफरेंशिएट करके sin 2x आया होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसके बदले में लिख सकता हूँ d/dx एंड देन ये कोई cos की टर्म रही होगी तो cos 2x, और अगर हम cos 2x को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर sin 2x तो आएगा ही आएगा, बट उसके साथ यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। उसको डील करने के लिए मैं माइनस साइन को पहले यहाँ पर आगे लगा रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में भी आने वाला है, सो मैं इसको डिवाइड में रख देता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट टर्म देखा यहाँ पर 4 e टू द पावर 3x, तो 4 तो एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों सेम ही आता है। सो e टू द पावर 3x मतलब e टू द पावर 3x का ही डिफरेंशिएशन रहा होगा, सो e टू द पावर 3x एंड 3x फिर मल्टीप्लाई में आएगा तो उसको रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड में 3 लिखना पड़ेगा एंड देन दिस इज। और अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, तो ये दूसरे को यहाँ पर ही नेगलेक्ट कर सकते हैं एंड देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos 2x ओवर 2 प्लस 4/3 3x एंड प्लस c। सो ये पहले का आंसर हो गया, फर्स्ट का। नेक्स्ट इज बी पार्ट। सो बी पार्ट में यहाँ पर लिखा गया था इंटीग्रेशन ax प्लस b होल स्क्वायर dx। सो इसको भी सेम हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये टर्म है यहाँ पर, इसको जस्ट एक सिंपल टर्म मानो कि ये सपोज x है, ये z है, z स्क्वायर। तो अगर हम इसको z स्क्वायर देखें यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्यूब रहा होगा। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x टू द पावर n को, तो d/dx ऑफ x टू द पावर n, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर 1 डिग्री कम हो जाती है। डिफरेंशिएशन का काम ये है कि पॉलिनोमियल की 1 डिग्री को कम कर देता है। सो ये हो जाएगा n x टू द पावर n-1। और इंटीग्रेशन इसका अपोजिट है, अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करो जिसकी पावर, जैसे x की पावर n वाला कोई फंक्शन है, इनको बोलते हैं बेसिकली हम पॉलिनोमियल फंक्शन। सो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास है तो ये बेसिकली इसकी डिग्री को राइज अप कर देगा, 1 डिग्री ऊपर बढ़ा देगा। सो x टू द पावर n+1/n+1। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहा होगा, इसका मतलब ax प्लस b होल क्यूब रहा होगा ये। तो अगर हम इसको ऐसे देखें d/dx एंड दिस टर्म, ये कुछ इस तरह से रही होगी, और यहाँ पर क्योंकि ये टर्म अगर हम इसका भी डिफरेंशिएट करें तो a मल्टीप्लाई में आएगा, इसको हटाने के लिए हम डिवाइड में a डाल सकते हैं एंड देन dx। सो अब यहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/a ax प्लस b होल क्यूब एंड प्लस c। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें कि हमें यहाँ पर आंसर बताने थे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने थे विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन। सो दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सो दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया था इंटीग्रेट 1 - x √x dx। सो ये भी बहुत सिंपल सी टर्म है, यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर
रूट एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली ये जो टर्म है कंपोजिट टर्म ब्रेक हो जाएगी दो अलग अलग टर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स का यहाँ पर रूट एक्स एंड देन यहाँ पर माइनस के साइन विद एक्स की पावर 3/2। अगर हम चाहे तो रूट एक्स को हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, पावर हाफ, कि रूट का मतलब यहाँ पर पावर हाफ से होता है, सो एक्स की पावर हाफ एंड देन एक्स की पावर हाफ प्लस 1, तो देन इट इज 3/2 एंड dx। सो हम सिंपल इंटीग्रेशन की सबसे पहली वाली फॉर्मूले की आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री ऊपर, जो मैंने शुरुआत में भी बताया था यहाँ पर कि इंटीग्रेशन का काम यहाँ पर है कि पॉलिनोमियल की डिग्री को राइज अप करना। मतलब अगर x टू द पावर n है तो उसे n+1 बढ़ा देना। तो यहाँ पर इन दोनों में यही होने वाला है, तो इसकी एक डिग्री राइज हो जाएगी, तो दिस इज़ 3/2 एंड देन इसकी भी एक डिग्री राइज कर लेते हैं, तो दिस इज़ 5/2 और या डिवाइड में भी हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 3/2 एंड देन दिस इज़ 5/2 प्लस c। और अगर हम चाहें तो इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं दोनों जगह, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा जैसे 2/5 एंड यहाँ हो जाएगा 2/3। सो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या था, सो थर्ड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/ax e⁻x एंड b⁻x dx। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा उनको टफ लग सकता था, बट ये इतना टफ है नहीं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। देखते हैं कितना सिंपल है ये। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखना है। 1/ab होल टू द पावर x dx। एंड नाउ अब ये देखो, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ab होल टू द पावर -x dx। और अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन का, तो कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन a टू द पावर x वाले फॉर्मूले की, जो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमारे पास a टू द पावर x ओवर log a। तो इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और देन यहाँ पर जो आंसर आएगा ये हो जाएगा ab होल टू द पावर -x अपॉन log ab प्लस c। सो यहाँ पर ये इसका आंसर होने वाला था। अगर हम चाहे तो इसको और फर्दर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n, तो हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। सो यहाँ पर इसको भी डिवाइड में लिख सकते हैं पावर को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a टू द पावर x b टू द पावर x एंड देन मल्टीप्लाई विथ log a प्लस log b एंड प्लस। सो इस तरह से यहाँ पर आंसर आ गया इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर dx। सो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर बच्चों को ये भी टफ लगा, काफ़ी टफ लगा ये क्वेश्चन, जबकि ये भी काफ़ी सिंपल था। सो क्यूब रूट का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब है पावर क्या हो ना 1/3। जैसे nth रूट अगर किसी का लिखा है यहाँ पर, ये बेसिक हमने क्लास 9 में पढ़ा है शायद, कि nth रूट अगर है किसी टर्म का तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n, मतलब 1/, में लिख सकते हैं पावर को। nth रूट का मतलब यहाँ पर पावर 1/, में लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख लेते हैं, तो क्यूब रूट हो जाएगा 1/3। अगर कोई और रूट होती तो वो इस तरह से चेंज हो सकती थी। तो यहाँ पर इस पावर को हम 1/3 करके लिख सकते हैं क्यूब रूट को। सो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 2/3 dx। एंड देन अगर ये पावर हम ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, तो ये जो टर्म अगर आप ऊपर ट्रांसफ़र कर दो इसको ऊपर, तो ये हो जाएगी -2/3 dx। और अगर आप इसको आप इंटीग्रेट करो, सेम वही फॉर्मूला जो सबसे पहले यूज़ किया जाता है, x टू द पावर n। तो मैंने बताया था, ये भी कई बार बोल दिया कि इंटीग्रेशन का काम क्या है कि डिग्री को राइज करना। तो x टू द पावर n मतलब n+1 हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n+1, अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये जाएगा x की पावर 1/3 एंड देन प्लस c। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यहाँ पर e टू द पावर log रूट x ओवर x dx। सो e टू द पावर log रूट x ओवर x dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ बेसिक्स यहाँ पर लॉगरिथम के वाले फॉर्मूले लग रहे थे, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले लग रहे थे। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है यहाँ पर कि e टू द पावर log x इक्वल टू x। बेसिकली यहाँ पर e टू द पावर x का है, e टू द पावर जब हम लेते हैं किसका, तो इसका मतलब होता है एंटी लॉग। e मतलब एंटी लॉग, अगर e टू द पावर समथिंग लिखा है इसका मतलब एंटी लॉग ऑफ दैट थिंग। तो अगर यहाँ पर लॉग का एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पर लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारे पास बचेगा सिर्फ x। क्लियर? e टू द पावर का मतलब होता है, ध्यान रखना है, एंटी लॉग। सो यहाँ पर ही लॉग हट जाएगा एंड देन हमारे पास सिर्फ वहाँ पर वो टर्म बच जाएगी रूट x। हम इसको सिंप्लीफाई टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट x ओवर x dx। एंड देन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो और सिंपल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट x dx। एंड हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं माइनस हाफ। एंड अगर आप इसको भी इंटीग्रेट करो तो 1 डिग्री ऊपर बढ़ानी पड़ेगी हमें यहाँ पर। आई थिंक मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी, मैंने यहाँ पर 1/3 डिवाइड में नहीं लिखा, तो मैं चलो इसको भी लिख लेता हूँ। सो 1/3 अगर मैं डिवाइड में लिखूँ देन 3 विल बी हियर। अब सही आंसर। सो यहाँ पर मेरे को यहाँ से याद आया कि मैंने डिवाइड में नहीं लिखा हो। सो चलो इसकी एक डिग्री बढ़ा देते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम इसकी डिग्री बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंड देन यहाँ पर भी आएगा 1/2। सो हम इसको 2 यहाँ लिख सकते हैं एंड देन इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस सी एंड देन दिस इज आंसर। तो 2 रूट x प्लस सी इसका आंसर होने वाला है। सो ये सेक्शन ए के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे। एंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन बी में भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चन ट्राई करने थे। एंड इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज से मैंने दे रखे थे। तो एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन आए थे मोस्ट ऑफ, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैंने दूसरी बुक से डाल रखे थे, बाकी सब NCERT से ही थे यहाँ पर। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन sin x cos x dx। ये पहला क्वेश्चन था सेक्शन बी का, 4 मार्क्स। तो देखो ये एक कंपोजिट टर्म है। तो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो या तो कोई फॉर्मूला हो रहा है, अगर हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला सेट कर पा रहे हैं यहाँ पर तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता नहीं। तो मोस्ट ऑफ केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या तो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिकली उसको सिंप्लीफाई करो, एंड सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे टर्म में लाओ कि जिनके फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे इस टर्म को अगर हम ढंग से देखें तो ये टर्म डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकती, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सो इसको ट्राई करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट, या अगर हम चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, कई केस में करने की पड़ती है, या कई बार हम और भी फॉर्मूले ट्राई कर सकते हैं, इंटीग्रेट मतलब ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले जो आते हैं उनको भी हम ट्राई कर सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। सो अगर मैं क्या करूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पर ऊपर और नीचे हर तथा अंश दोनों जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ cos x से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विथ cos x, या अगर हिंदी में बोले हम तो हर तथा अंश को cos x से गुणा करने पर। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। सो अगर हम cos x से मल्टीप्लाई कर दें इसको दोनों जगह, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x एंड देन यहाँ हो जाएगा cos x ओवर sin x, और एक cos तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, अगर हम फिर से cos मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, इस cos x को, क्योंकि ये ऊपर गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ डिवाइड में रहा होगा नीचे। मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर समथिंग a अपॉन बी एंड c अपॉन d है तो d यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता होगा। तो इसका मतलब अगर ये टर्म यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये टर्म कहाँ नीचे यहाँ रही होगी।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस को भी हम लिख सकते हैं 10x, एंड देन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, एंड देन dx। सो यहाँ पर काफ़ी सिंपल हो गया अभी टर्म, रूट 10x एंड 10x, तो ये कैंसिल होकर हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 10x, एंड देन यहाँ पर सेक स्क्वायर भी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10x ओवर dx। अब काफ़ी इजी हो गया है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाना हमारे लिए। अगर हम यहाँ पर 10x को एज ए t कंसीडर कर ले तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर सेक स्क्वायर अवेलेबल है हमारे पास, तो हम इसको ले सकते हैं यहाँ पर। सो लेट 10x इक्वल टू t, एंड देन अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर एक्स dx dt। इसका मतलब जो ये टर्म यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं हम सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बदले हम dt प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं dt अपॉन अंडर रूट t। सो इस टर्म को आप ऐसे भी देख सकते हो, इंटीग्रेशन t की पावर -12 dt। मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन में हम एक डिग्री ऊपर बढ़ा देते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, एंड देन डिवाइड में 1/2, एंड देन मल्टीप्लाई 2 का 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस c, और 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट t प्लस c। अब देन अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10x प्लस c। सो ये 6th क्वेश्चन था हमारे पास। नाउ मूव करते सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन बी का, और पूरे उसमें 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट थे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में लिखा गया था हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो ये भी काफ़ी सिंपल है। इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड होता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास एक टर्म t होगी, एंड देन उसका डिफ्रेंशिएशन भी वहीं पर अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन करो क्वेश्चन में कि वो वहीं पर अवेलेबल हो जाए डिफ्रेंशिएशन। जैसे अगर यहाँ पर देखो, मैं अगर tan इनवर्स x को t ले लूँ यहाँ पर, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहीं पर अवेलेबल है अगर हम इसको यहाँ पर t कंसीडर कर ले तो। सो देखो, लेट अगर हम यहाँ पर ले लें कि tan इनवर्स x को अगर हम t ले लें तो हमारे पास क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स dx हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ऊपर। तो यही ध्यान रखना हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के दौरान कि जिसको हम t लेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, तभी t यहाँ पर लिया जा सकता है। अगर नहीं है तो या तो t को चेंज कर सकते हो आप, या उसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो मतलब क्वेश्चन में, कि इसको ताकि ये ईजिली अवेलेबल हो जाए, ताकि मेरा डिफ्रेंशिएशन की टर्म हमारे पास आ जाए। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से इंटीग्रेशन e टू द पावर t, क्योंकि tan इनवर्स x को हमने t लिया है, एंड देन इस पूरी के बदले dt लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और आपको बताइए इंटीग्रेशन e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वही आता है सेम, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर t प्लस c। अब हम यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो ये इसका आंसर था पहला पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन का। ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 7.2 में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो अभी मैं बात भी कर रहा था, डिस्कस कर रहा था मैं नॉर्मली यहाँ पर, कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करना होगा तो हमें एक टर्म को t कंसीडर करना है, एंड देन उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और उसका जो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए वो भी यहीं कहीं पर होना चाहिए। और ध्यान ये रखना हमेशा, मोस्ट ऑफ केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब हर और अंश वाला केस अगर बन रहा है यहाँ पर, तो जो हर वाली टर्म होगी मतलब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी, मोस्ट ऑफ केस में एज ए डिनोमिनेटर का काम कर सकती है, और उसका जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा वो न्यूमरेटर में या अंश में कहीं पर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर को मतलब इस 2x प्लस 1 को t कंसीडर कर लूँ और इसका डिफरेंशिएशन चेक करूँ तो शायद ऊपर नहीं है अवेलेबल।
अगर इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन के लिए टी ले लें और उसका डिफरेंशिएशन कर लें, इसका डिफरेंशिएशन तो है यहाँ पर, देन इसका 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये जो टर्म होने वाली है न्यूमरेटर की, ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इस पूरे टर्म को कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है जो लास्ट में हमने डिस्कस भी किए थे जब हमें क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज में, क्लास में। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, e⁻x से ऊपर नीचे दोनों जगह यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और या तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से e⁻x को कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, दोनों से आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सो जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेने वाले मेथड पर जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ से e⁻x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर e⁻x, क्योंकि यहाँ पर 2x है। तो अगर हमने एक x वाली पावर बाहर ले लिया पर e⁻x, तो यहाँ पर एक ही e⁻x वाली पावर बचेगी। एंड देन -1 ओवर, यहाँ पर कुछ e⁻x की टर्म थी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। एंड सिमिलर सा केस हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन, इस तरह से। और अगर हम इसको देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। एंड देन हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है e⁻x माइनस e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x dx। क्लियर। एंड अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है यहाँ पर, मतलब हर की जो टर्म है यहाँ पर, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर सेम ऊपर वाली टर्म आ रखी है। देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, लेट e⁻x प्लस e⁻−x को हम t कंसीडर कर लें यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻x, अब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस e⁻−x dx इक्वल टू dt। तो जो न्यूमरेटर है यहाँ पर ऊपर, ये सेम यही टर्म है यहाँ पर, तो इसके बदले हम यहाँ पर dt रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t। और अब आपको पता है 1/t dt या 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाएगा log t प्लस c। और t की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो t की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा log e⁻x प्लस e⁻−x एंड देन प्लस c। तो सेकेंड पार्ट में बहुत इजीली हो गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पर 8th क्वेश्चन पर, सेक्शन बी का 3rd क्वेश्चन। सो ये भी काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें लिखा है यहाँ पर पहले पार्ट में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x dx। सो आई थिंक ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, ये भी एक्सरसाइज का ही है। तो सबसे पहले इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी को t नहीं लिख सकते। डायरेक्ट अगर t लिखोगे तो किसी का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम cot x को t ले लें या पूरी डिनोमिनेटर की जो टर्म है इसको t ले लें, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। सो लेट ट्राई करते हैं इसका। तो हम cot को क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं हम cos अपॉन साइन। सो ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos x अपॉन साइन x dx। एंड अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, मतलब इन दोनों को सम करके, तो ये जो टर्म हो जाएगी कुछ इस तरह से आएगी, साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x एंड देन dx। ओके, बट अभी भी यहाँ पर t हम किसी को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी जो यहाँ पर टर्म है यहाँ पर, इसमें अगर आप किसी को t ले भी लेते हो तो वहाँ पर किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर आप इस पूरी नीचे वाली टर्म को t ले लेते हो तो केवल यहाँ पर साइन x अवेलेबल है। अगर cos भी होता तो तब ठीक था, अगर माइनस में या प्लस में cos होगा तो तब यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मतलब cos भी चाहिए ना ऊपर हमारे पास एकदम। तो अगर हम ऐड कर दें cos x को तो कर सकते हो वैसे शायद, देन फिर माइनस भी कर लेंगे ताकि कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब अगर आपके पास जैसे 2 है, 2 में आपने +3 ऐड किया पहले एंड देन 3 को माइनस भी कर दिया, मतलब 2 था इसमें +3 किया एंड देन -3 किया, आंसर इज स्टिल रिमेन 2 अभी भी 2 ही रहेगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए जो ऊपर का टर्म है यहाँ पर साइन x, इसमें भी कुछ ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं जैसे अभी मैंने 2 के साथ समझाया आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x एंड हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं प्लस cos x, ठीक है। एंड देन
प्लस साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बट अगर हम ढंग से देखिए सर तो ठीक है, कॉस एक्स तो कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है, पर साइन एक्स अब 2 बार हो गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो 2 साइन एक्स हो गया, पर हमारे पास तो 1 साइन एक्स है, तो उसका मतलब 2 को हमें काउंटर करने के लिए यहाँ पर मेरे को 1/2 लिखना पड़ेगा ताकि 2 काउंटर हो जाए, बैलेंस हो जाए। और अगर अब हम इसको स्प्लिट कर दे 2 पार्ट में अलग अलग, तो हम इजीली इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इजीली लिख सकते हैं 1/2, एंड देन अगर हम इसको इसके नीचे रखें देन दिस इज 1, मतलब इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन 1 एंड देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 dx, पूरा लिख लेता हूँ, एंड देन प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये हमारे पास टर्म आ गई। एंड अब हम इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो हाफ, एंड फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल x, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है। एंड अब ट्राई करते हैं सेकेंड टर्म के लिए, तो सेकेंड टर्म को कुछ देर के लिए मैं I2 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब I2 को अलग से यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो I2 इक्वल टू क्या हमारे पास, I2 इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बहुत ईजी सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दे सकते हो। अगर हम इस डिनोमिनेटर की टर्म को t कंसीडर कर ले तो इसका जो डिफरेंशिएशन है सेम ऊपर अवेलेबल है हमारे पास, मतलब सेम फॉर्म में तो नहीं है बट थोड़ा हमें रीअरेंजमेंट देनी पड़ेगी, एंड देन हमारे पास वही फॉर्म आ जाएगी। सो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, एंड देन कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। सो हमें ऊपर की टर्म चाहिए, मतलब साइन एक्स माइनस में चाहिए एंड कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस में चाहिए और कॉस एक्स माइनस में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस की टर्म को कॉमन ले सकते हैं इस पूरी टर्म से, एंड देन उसको dt के साथ यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम इसको रीअरेंजमेंट करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। तो हमारे पास अब I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बदले में पूरी की ये जो टर्म है इसके बदले हम dt लिख सकते हैं, माइनस का माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया, एंड अपॉन t, और 1/t dt का जो इंटीग्रेशन होने वाला है ये log t होने वाला है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस log t देन प्लस c। वैसे जनरली log t नहीं लिखते, log mod t लिखते हैं सर, मॉडुलस ऑफ t या mod t, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मली t लिख दिया, ये भी सही है बट एक्यूरेसी एंड आप और प्रिसाइज के लिए यहाँ पर mod t लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी log t या log x आता है तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log x नहीं लिखते, मतलब 1/x का, हमें मॉडुलस ऑफ x लिखना होता है, ठीक है। इस वीडियो पर इस पर भी हम एक बात करेंगे कभी इस टॉपिक पर कि क्यों मॉड लिखते हैं, कभी एक अलग से टॉपिक पर, अभी हम इसी पर कर रहे थे, अपने टॉपिक पर कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। सो t की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऊपर से, t इक्वल टू हमने लिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और अब इस I2 की वैल्यू को हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है हमारे पास हाफ x माइनस, एंड क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो देन माइनस साइन यहाँ पर डोमिनेट करेगा, सो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन प्लस सी। सो ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है, मतलब इंटीग्रेशन होने वाला है इसके फर्स्ट पार्ट 1 प्लस कॉट एक्स का, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसकी सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी काफ़ी छोटा है आई थिंक, तो आई थिंक इधर आ जाएगा, इतने में आ तो जाना चाहिए इसको, पर चलो नहीं भी आएगा तो क्या, इधर कर लेंगे, बोर्ड तो बहुत बड़ा है हमारे पास। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है इसके, इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स dx।
अब यहाँ देखो ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाना भी चाहें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर आप किसी को टी लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन भी तो होना चाहिए ना साथ में, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, इसका मतलब डेरिवेटिव की टर्म ही नहीं है अवेलेबल। तो यहाँ पर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो चलो देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते। अगर हम यहाँ पर इस डिनोमिनेटर की टर्म में से, मतलब हर में से रूट एक्स को कॉमन ले ले तो मतलब कुछ ऐसे, तो अंदर कुछ इस तरह से टर्म बचेगी ये कि 1/√x एंड अंदर बचेगा √x - 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम यही टर्म आ जाएगी दोबारा। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस पूरी टर्म को t कंसिडर कर ले तो चलो देखते हैं। लेट √x - 1 = t एंड देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x एंड 1 का तो 0 हो जाएगा ऑफकोर्स, तो देन dx = dt। अपने पास 1/√x dx है, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऑफकोर्स dt के साथ, तो 2 dt। अब हम इस पूरी टर्म के बदले हम 2 dt यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब मैं 2 को बाहर ही लिख दूँगा, कांस्टेंट टर्म है तो ज़्यादा सुटेबल होगा, 2 dt एंड देन डिवाइड हो जाएगा t, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम वही टर्म आ जाएगी 2 log, और मैंने अभी समझाया था यहाँ पर मॉडुलस ऑफ t एंड c। ये हो जाएगा 2 log एंड देन t के बदले में यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं √x - 1 एंड देन प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, मतलब इस सेक्शन का आई थिंक 4th क्वेश्चन है ना। तो 9th के पहले पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन x³ - 1 होल टू द पावर 1/3 एंड देन x⁵ dx। देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड ये कंपोजिट फंक्शन है, ये एंड ये 2 मल्टीप्लाई हो रखे हैं, मतलब 2 कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पर। और अगर आप इसको डायरेक्ट देखो तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, मतलब देख छोटा रहा है ये, बट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पर ये। मतलब अगर हम किसको टी लें यहाँ पर डायरेक्टली टी लोगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, बट अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो ना, बस थोड़ा सा, तो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि टी किसको लेना है, क्या इससे सॉल्व हो जाए। मतलब इस पीछे वाली टर्म को आपको ब्रेक करना है, कैसे, इस तरह से देखो x³ - 1 होल टू द पावर 1/3 एंड देन इस x⁵ को आप कैसे देख सकते हो, x³ × x², इस तरह से देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है। अब अगर आप इस पूरी टर्म को t ले लो, लेट x³ - 1 = t, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास क्या आएगा 3x² dx = dt, एंड हमारे पास तो x² dx वाली टर्म है, ये चाहिए ना अपने को, तो 3 को यहाँ डाल देंगे यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 1/3 बाहर, देन इंटीग्रेशन इस पूरी टर्म के लिए तो हम t लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा t⁵ 1/3। एंड अब इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर x³ - 1 = t, तो यहाँ से हम x³ क्या लिख सकते हैं t+1 लिख सकते हैं, 1 वहाँ ट्रांसफर हो सकता है, तो यहाँ पर हम इस टर्म के लिए लिख सकते हैं t+1, देखो t+1 dt, ठीक है। अब ये बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, मतलब कुछ नहीं करना, अब इस टर्म को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म के साथ, 1/3 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t की पावर कितना, आई थिंक एक पावर ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/3 है ना, हाँ 4/3, एंड देन इसको भी हम पहले इंटीग्रेट में यहाँ पर दोनों को अलग अलग ही कर लेता हूँ फटाफट, एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्यों लिखे। ये हो जाएगा dt एंड देन प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। तो अब इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन बहुत इजीली आ सकता है x⁵n वाला फॉर्मूला लगाकर, तो 1 डिग्री ऊपर हो जाएगी, मैंने बहुत बार बता दिया अभी तक। तो ये हो जाएगा t की पावर 1 ऐड कर लो इसमें, तो आई थिंक 7/3 हो जाएगा, और डिवाइड में भी 7/3, एंड सिमिलरली यहाँ पर 3 को बाहर ही रख लेते हैं ना, 1/3 को, ये सबके साथ है। देन प्लस इसका भी अगर आप इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर, एक पावर और बढ़ा दो तो आई थिंक ये हो जाएगा 4/3 या, एंड देन डिवाइड में 4/3, और अगर आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो, प्लस c भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ना, तो क्या हो जाएगा ये
सो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा t⁻7/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर केवल रिमेन करेगा 7, और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर रिमेन करेगा 4/3 एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू थी या x³ - 1, तो हम लिख सकते हैं x³ - 1 टू द पावर 7/3/7 प्लस x³ - 1 होल टू द पावर 4/3/4 प्लस c। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आई थिंक ये भी काफ़ी सिंपल था। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं जो इससे भी सिंपल है। इसमें तो डायरेक्ट दे ही रखा आपको यहाँ पर कि डायरेक्ट मतलब देख के पता चल जाएगा, कोई ज़्यादा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं देना इस टर्म को। x/e⁻x² dx। सो यहाँ पर देखो देख के पता चल रहा है, अगर हम x² को t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब मैंने आपको सिखाया डिफरेंशिएशन में यहाँ पर 1 डिग्री कम आ जाना आपको, तो x² में 1 डिग्री कम आओगे तो मतलब x⁻1 मतलब x, ठीक है। इंटीग्रेशन में ऊपर जाते हैं, डिफरेंशिएशन में 1 डिग्री नीचे आते हैं। तो अगर आप x² का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, x या 2x, 2 फिर डिवाइड में डाल सकते हैं हम dt के साथ, तो हमारे पास x dx मिल जाएगा अपने को, और ये टर्म ऊपर ऑलरेडी दे रखे हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पर बिना एनी सिंप्लीफिकेशन आप डायरेक्ट यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, लेट x² = t, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx = dt। तो यहाँ से x dx = क्या हो जाएगा हमारे पास, dt/2। तो चलो रख लेते हैं इसको ऊपर, तो ये हो जाएगा dt और यहाँ पर 1/2 बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं e⁻t, x² को हमने t माना था तो इसलिए e⁻t। इसको और सिंपल टर्म में हम लिख सकते हैं e⁻−t dt, और हमें पता है e⁻x का इंटीग्रेशन भी सेम वही टर्म आती है, तो ये हो जाएगा 1/2 e⁻−t, एंड देन माइनस साइन को आप आगे भी प्लेस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था, एंड प्लस c। अब e⁻t, तो t का सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं यहाँ पर 1/2 e⁻t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x², और सिंपल टर्म में अगर हम करें 1/2 e⁻x² प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक। अब बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस तो कुछ नहीं, सिंपल ही है ये भी, बट इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। और मैंने ये क्वेश्चन जो पिक किया, ये वाला लास्ट वाला, ऐसे इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने आर.डी. शर्मा से पिक किए हैं, और ये भी मैंने आर.डी. शर्मा की बुक से पिक किया, इसमें से मैंने करा दिया अभी, तो काफ़ी सारे मैंने आर.डी. शर्मा से पिक किए थे, और यहाँ से भी काफ़ी आर.डी. शर्मा से है, और कुछ एनसीईआरटी से, मतलब दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन रखा मैंने, आर.डी. शर्मा भी और एनसीईआरटी भी, ज़्यादा एनसीईआरटी को दिया प्रेफरेंस। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास कि गिवन टर्म हमारे पास क्या दे रखी है, गिवन कुछ इस तरह से लिखा, देखो f' = लिखा है यहाँ पर a sin x प्लस b cos x, और भी कुछ दे रखा है, एंड f' 0 = 4, और क्या दे रखा अपने को, f0 = 3 एंड f π/2, f है कि f' है, f ही है, ठीक है, = 5, एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड निकालना में fx, मतलब fx क्या होने वाला है इस टर्म के अंदर। मतलब सिंपल शब्दों में बोले हमने, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो f' दे रखा है ना, तो हमें f निकाल fx कि किसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका मतलब आपको उल्टा करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, मतलब आपको fx निकालने के लिए इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कैसे, देखो आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस होते हैं, मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है किसी टर्म का, अगर आपको पता करना है कि कौन सी वो टर्म थी जिसको डिफरेंशिएट करके ये टर्म आई, तो उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब fx निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा f' को। सो चलो इतना तो समझ में आता है कि इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, सीधा मिल जाएगा fx। फिर इतने सारे टर्म देने की क्या ज़रूरत है हमारे पास, एक्चुअल में ये इनकी ज़रूरत है। कैसे, ये जो हमारे पास a और b है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, और इन कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए इन टर्म की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। चलो देखते हैं कैसे। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो हम पहले भी ए और बी निकाल सकते हैं एंड देन अगर बाद में भी कैलकुलेट करना चाहें ए और बी तो बाद में भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद में। तो चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ए और बी एक कॉन्स्टेंट टर्म है जस्ट, तो वो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट करने वाले नहीं है हमारे पास, तो इन कॉन्स्टेंट पे एज ए कॉन्स्टेंट ही कंसिडर कर लेंगे। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं इस टर्म को। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x dx। अगर आप एक एक करके इंटीग्रेट करो तो a बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉस, एंड देन b कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन x एंड प्लस c। ठीक है, अब हमारे पास देखो तीन वेरिएबल आ गए a b c एफ एक्स के अंदर, मतलब ये हमारे पास एफ एक्स आ गया ना, एफ एक्स इक्वल टू ये टर्म आ गई। और यहाँ पर आंसर खत्म नहीं हो जाता हमारे पास, एक्चुअल में भी ए बी और सी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन लिखी कि एफ डैश अगर आप 0 रखो तो ये 4 देगा, मतलब अगर आप इस डिफरेंशिएशन की टर्म में x इक्वल टू 4 रख दो, सॉरी 0 रख दो तो आपको 4 आंसर में मिलेगा। तो चलो प्लेस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा a साइन 0 मतलब 0 एंड देन b कॉस 0 मतलब 1 एंड देन इक्वल टू 4। उसका मतलब ये टर्म तो 0 हो गया एंड b वन b, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या मिल गया 4। ठीक है, तो पहला तो b तो मिल गया अपने को। अब नेक्स्ट है a और c निकालने के लिए। सो दूसरी टर्म क्या दे रखी है हमारे पास, पहली टर्म तो ये थी, पहला गिवन टर्म मतलब, एंड देन दूसरा देखा है f0। अब ध्यान रखना यहाँ पर f0 लिखा है, f डैश 0 नहीं लिखा। तो f0 मतलब इसमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है अपने को। तो अगर आप वैल्यू रख लो यहाँ पर, देखो cos 0 मतलब 1, साइन 0 मतलब 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस a एंड दिस इज 1 एंड देन प्लस b दिस इज 0 देन प्लस c। और आई थिंक इसकी वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, मैंने जल्दबाजी कर रहा हूँ 3। सो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 0 की, तो चलो रख लेते हैं, अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया वैसे। माइनस 0 एंड देन 1 cos 0 क्योंकि 1 होता है, देन b साइन 0 क्या हो जाएगा 0 एंड देन प्लस c इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये टर्म तो कैंसिल, हमारे पास क्या बचा माइनस a प्लस c इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे कुछ देर के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर c पार्ट देखते हैं। c पार्ट में को क्या दे रखा है, c पार्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर कि f पाई बाई 2 इक्वल टू 5। तो चलो प्लेस कर लेते हैं वैल्यू, f पाई बाई 2 इक्वल टू 5। तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर पाई बाई 2 की। अगर आप cos पाई बाई 2 करते हो मतलब 90, cos 90 अगर आप करते हो तो cos 90 में वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसका मतलब ये वाली टर्म होगी 0 प्लस b साइन 90, तो साइन 90 विल बी 1 एंड प्लस c इक्वल टू 5। तो ये टर्म 0 और हमारे पास हो गया b प्लस c इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में हम b की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो b की वैल्यू है 4 प्लस c इक्वल टू 5। सो यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा 1। और अगर आप इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो ये यहाँ से देखो क्या रिजल्ट देगा। सो माइनस a प्लस c की जगह 1 रखना है देन 3, तो ये वहाँ जाके 2 हो जाएगा, देन मतलब a इक्वल टू माइनस 2। तो अब फाइनली जो हमारे पास एफ एक्स आएगा, मतलब उनमें आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी a b एंड c की। तो जो एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा, देखो माइनस a तो मतलब माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2 cos a मतलब 2 cos x प्लस b साइन x। तो b की जगह हम 4 रखेंगे, तो 4 साइन x एंड प्लस c कितना 1। सो ये हमारे पास आ गया सर एफ एक्स। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था, बहुत इजी, पर फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाए। सो उन लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, अच्छे से प्रिपेयर होना एंड बेस्ट ऑफ लक।